एक छोटे से 6 साल के बच्चे की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी फैमिली को मार दिया जाता है, लेकिन एक सैनिक उसे बचा लेता है। और वहीं से शुरू होती है रशिया के सबसे छोटे हीरो की कहानी। यह कहानी 1940 यानी वर्ल्ड वॉर II के समय की है। सीरियोजा अलिश्कोव एक पेड़ के तने पर बैठा आसमान देख रहा होता है। उसकी मां नदी किनारे कपड़े धो रही है और उसका भाई पेटिया मछली पकड़ रहा है ताकि रात का खाना बन सके। अचानक आसमान में एक जर्मन प्लेन आता है और गोलियां चलाने लगता है। मां दोनों बच्चों को छुपने को कहती है, लेकिन सीरियोजा बहादुरी दिखाते हुए अपनी गुलेल से प्लेन पर निशाना लगाता है और उसे गिरा देता है। लेकिन जब मां और भाई को पुकारता है, दोनों गायब होते हैं। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक से उसकी नींद खुलती है। वो दौड़कर दरवाजा खोलता है। उसे लगता है शायद मां लौट आई, लेकिन सामने उसकी मौसी अनीसिया होती है। वो घबराई हुई होती है और जल्दी से जल्दी सामान पैक करने को कहती है। वो बताती है कि सीरियोजा की मां और भाई मारे जा चुके हैं और अगर जर्मन सैनिकों को पता चला कि सीरियोजा उसकी बहन का बेटा है तो वे उसे भी मार देंगे। उसका प्लान था कि वो उसे अपना बेटा बताकर बचा लेगी, लेकिन तभी जर्मन सोल्जर्स घर में घुस आते हैं। अनीसिया उसे खिड़की से भागने में मदद करती है, लेकिन खुद गोली खा जाती है। डरा हुआ बच्चा जंगल की ओर भागता है, छिपने की जगह ढूंढता है। उसके दिल में अब भी उम्मीद है कि शायद मां उसे ढूंढ लेगी, पर उसे अंदाजा नहीं कि अब से उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और अब सीरियोजा को खुद से जिंदा रहना सीखना है। वो नदी के किनारे पानी पी रहा होता है कि अचानक कुछ सैनिक वहां आ जाते हैं। वो घबरा जाता है और पास के एक बड़े पेड़ की जड़ों के बीच छुप जाता है, लेकिन तभी एक सांप उसके बगल में निकल आता है। डर के मारे उसका दिल थम जाता है, पर वो आवाज नहीं निकालता क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर अपने घर वालों जैसी मौत से है। थोड़ी देर बाद सैनिक आग जलाते हैं, खाना खाते हैं और जब वो चले जाते हैं तो सीरियोजा उनके पीछे छोड़ा हुआ डिब्बा उठाता है, शायद उसमें खाने के कुछ टुकड़े मिल जाएं। कई दिन बीत जाते हैं। वो अब इतना कमजोर हो चुका है कि चल भी नहीं पाता। रास्ते में कुछ जंगली फल मिलते हैं, पर तभी बमबारी शुरू हो जाती है और उसे भागना पड़ता है। शाम को बारिश होती है और वो थक कर वहीं गिर जाता है। कुछ घंटे बाद उसे 2 रशियन सोल्जर्स मिलते हैं। वो उसे कैंप में ले आते हैं, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव उसे देखकर तुरंत डॉक्टर बुलाते हैं ताकि उसे खाना और इलाज मिल सके। अब से उसका नाम बदलकर सर्गेई रखा जाता है। कुछ समय बाद जब सब सिपाही थोड़ा आराम कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक बम अस्पताल वाले टेंट में गिरता है। सर्गेई जख्मी हो जाता है और नर्स कातिया उसका इलाज करती है। नए घायल सैनिक आते रहते हैं और कातिया लगातार उनकी मदद करती रहती है। सर्गेई भी जख्मी होने के बावजूद हर चीज में दिलचस्पी दिखाता है। पूछता है कि सैनिक कैसे बनते हैं। धीरे धीरे वो सबका चहेता बन जाता है। एक दिन कातिया को बाहर एक बकरी मिलती है। सब हैरान होते हैं कि यह यहाँ कैसे आई, लेकिन खुश भी, क्योंकि अब वो दूध और चीज खा सकेंगे, जो इस युद्ध के माहौल में बहुत बड़ी बात थी। इसी दौरान कमांडर कुज़नेत्सोव आता है और देखता है कि सर्गेई ठीक हो रहा है। सर्गेई बताता है कि उसे इंजेक्शन बहुत बड़ा लगा था और वो भाग जाना चाहता था, पर उसने हिम्मत दिखाई। फिर वो कमांडर से पूछता है कि क्या वो उसकी पिस्तौल देख सकता है। कमांडर हथियार खाली कर उसे दे देता है। सर्गेई पूछता है कि उस पर सिग्नेचर क्यों है, तो वो बताता है कि ये पिस्तौल जनरल ओस्टरशो ने गिफ्ट की थी। सर्गेई जोश में आकर नकली फायरिंग करने लगता है। कमांडर मुस्कुराता है और हथियार वापस रख देता है। कहता है, अभी तुम बहुत छोटे हो बेटे। सर्गेई अपनी चोट पर बंधी पट्टी पर जहाज का चित्र बना देता है और बोलता है, जब बड़ा होऊंगा तो अपना प्लेन बनाऊंगा। कातिया कमांडर से जाकर कहती है कि लड़के को यहीं रहने दो, लेकिन वो साफ मना कर देता है। ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, मैं इसे अनाथालय भेज दूंगा। बाद में सब सैनिक उससे मिलने आते हैं। वो पहली बार बिनोक्यूलर्स से देखता है और बहुत खुश होता है। उसी समय रीजो आता है, उसे टॉफी देता है और दोनों में प्यार भरा रिश्ता बन जाता है। रात में कातिया अपनी साथी नर्स से कहती है कि उसे अब नींद नहीं आती, क्योंकि सर्गेई के आने के बाद से उसका माँ वाला एहसास जाग गया है। उसे डर है कि अगर कमांडर उसे कहीं भेज देगा तो वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। अगली सुबह इगोर कमांडर कुज़नेत्सोव के पास आता है। वो कहता है,
सर, लड़का सबके बहुत करीब हो गया है। सब सिपाही उसे अपने बेटे जैसा मानते हैं। जब हम सरगेई को देखते हैं, हमें याद आता है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए। लेकिन कमांडर कहता है, मुझे पता है, पर बच्चों की जगह जंग में नहीं है। वो बताता है कि उसने अनाथालय के कागजों पर साइन कर दिए हैं और सबको अब ये मान लेना चाहिए कि सर्गेई अब हमारे साथ नहीं रहेगा। कुछ घंटे बाद जब युद्ध फिर शुरू होता है, कमांडर और सिपाही फ्रंटलाइन पर होते हैं। काट्या एक घायल सैनिक को बचाने के लिए दौड़ती है और कुज़नेत्सोव खुद जाकर उसकी मदद करता है। लड़ाई खत्म होने पर जब वे कैंप लौटते हैं तो अनाथालय का डायरेक्टर वहां मौजूद होता है, सर्गेई को ले जाने के लिए। काट्या बहुत दुखी है और बिना कुछ बोले चली जाती है। कमांडर सर्गेई को अपने पास बैठाकर समझाने की कोशिश करता है कि अब क्या होने वाला है, पर उससे पहले ही सर्गेई रोने लगता है और उसे गले लगा लेता है। वो कहता है, मैं बस आपका इंतजार कर रहा था, डर लग रहा था कि आप लौट कर नहीं आएंगे। उस पल कमांडर लकड़ी की एक खिलौना बंदूक उसे देता है और पूछता है, क्या तुम मेरे बेटे बनना चाहोगे? सर्गेई खुशी से हाँ कहता है। कमांडर मुस्कुराकर अनाथालय के कागज फाड़ देता है। अब सर्गेई उसका अपना बेटा है। अब अगली मुसीबत, सर्गेई के लिए फिट यूनिफॉर्म ढूंढना। इगोर कुछ पुराने कपड़े देता है ताकि दर्जी उनसे नया यूनिफॉर्म बना सके। कटिया भी आती है और सबसे छोटे बूट्स लेकर देती है। थोड़े से एडजस्टमेंट के बाद वो सर्गेई को बिल्कुल फिट बैठते हैं। अगली सुबह कमांडर खुद उसे जगाने आता है। वो कहता है, एक असली सिपाही की तरह तुम्हें 45 सेकंड में तैयार होना होगा। सर्गेई की आंखों में चमक आ जाती है। कमांडर उसे नया यूनिफॉर्म देता है और सर्गेई खुशी खुशी पहनने लगता है। सर्गेई पूछता है, आपके गाल पर वो पट्टी क्यों लगी है? कमांडर हंसकर कहता है, शेव करते वक्त गलती से कट गया। वो एक माचिस की तीली जलाता है और कहता है, जब तक ये जल रही है तब तक तैयार हो जाओ। कुछ सेकंड बाद वो बाहर आता है, चमकता यूनिफॉर्म पहने हुए, और सबके सामने शान से खड़ा हो जाता है। सारे सैनिक तालियां बजाते हैं। उसी वक्त अचानक हमला हो जाता है। कमांडर दौड़ता है और अपने बेटे को बचाने के लिए कहता है, उसे शेल्टर में ले जाओ। बम गिरते रहते हैं, कई सैनिक घायल होते हैं। सर्गेई इन्फर्मरी में जाकर मदद करने लगता है, पानी पिलाता है, पट्टियां देता है। एक सैनिक जिसकी आंखों पर पट्टी है, सर्गेई से कहता है, मेरे लिए मेरी चिट्ठी पढ़ दो जो घर से आई है। लेकिन सर्गेई को पढ़ना नहीं आता। फिर भी वो खुद अपनी कहानी गढ़ता है। आपकी मां कह रही हैं कि सब ठीक है, वो आप पर गर्व करती हैं। वो झूठ नहीं, उम्मीद दे रहा होता है। बाहर बम गिरते रहते हैं और माहौल डरावना है। तब सर्गेई कहता है, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। वो धीरे धीरे गाना शुरू करता है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक छोटे बच्चे ने उस भयानक जंग के बीच सुकून और हिम्मत बांटी। लड़ाई के बाद सर्गेई कतिया की गोद में सो जाता है। कमांडर आता है, उसके बगल में बैठता है। कुछ कहने ही वाला होता है कि सर्गेई उठ जाता है और मजाक में सब गड़बड़ कर देता है। कैंप फिर से बनाया जा रहा है। सर्गेई को शेव करते हुए देखकर 2 सिपाही चिढ़ाते हैं, क्या डेट पर जा रहे हो? सर्गेई जवाब देता है, सैनिक डेट पर नहीं जाते। सब हंस पड़ते हैं। वो कमांडर के पास आता है, आज मेरा काम क्या है? कमांडर नोटिस करता है कि उसके चेहरे पर पट्टी लगी है। सर्गेई मुस्कुराकर कहता है, शेव करते हुए कट गया। कमांडर हंस देता है और कहता है, जाकर ट्रक से चिट्ठियां बांट दो। सर्गेई सब सैनिकों को उनके घर की लेटर्स बांटता है और सबके चेहरों पर खुशी लौट आती है। वो खुद भी उस पल में खुश हो जाता है। उसे लगता है अब वो वाकई एक सिपाही है। काम खत्म करके सर्गेई अपनी कैमोफ्लाज ड्रेस पहनकर कैंप के आसपास घूमने निकलता है। उसे दूर से जूते की जोड़ी नजर आती है जो घास में छिपी होती है। वो भागकर कैंप लौटता है और सबको बताता है कि कोई दुश्मन यहां छिपा है। आंड्रे और उसके सिपाही जाते हैं और वहां से 2 जर्मन स्पाई पकड़ लेते हैं। कमांडर को जब पता चलता है कि उसका बेटा 2 दुश्मन पकड़ने में मददगार रहा तो वो गर्व से भर जाता है। शाम को वो सर्गेई को बताता है कि अब उसने उसका गोद लेने का परमिशन भी पा लिया है। अब सर्गेई कानूनी तौर पर उसका बेटा है। सर्गेई खुशी से उछल पड़ता है।
चलो काटिया को बताने चलते हैं। वो कहता है, मैंने काटिया को रोते देखा था जब आप घायल थे। वो आपसे प्यार करती है। कमांडर थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, पर बेटे के साथ जाने का फैसला करता है। काटिया नदी किनारे नहा रही होती है। उसी वक्त एक सैनिक चुपके से उसका कोट उठा लेता है, फिर हंसते हुए वापस लाकर उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। काटिया घबरा जाती है और जल्दी से अपना कोट वापस ले लेती है। तभी सर्गे और उसका पिता वहां पहुंचते हैं। कुज़नेत्सोव हालात समझ जाता है और सर्गे को पीछे खींच लेता है। वो कुछ नहीं कहता, बस नजरों से देखता रहता है। लेकिन सर्गे उसकी बाह छुड़ाकर काटिया की तरफ दौड़ता है और कहता है, पापा देखो ना। कमांडर थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद एक और बड़ी लड़ाई शुरू होती है। सर्गे ट्रेंचेस के बीच ईगर को ढूंढ रहा होता है। वो ईगर को गोला बारूद देता है। ईगर कहता है, अब नीचे वाले शेल्टर में जाओ, ये हुक्म है। सर्गे कहता है, मैं अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर ईगर उसे समझाता है, अच्छा सिपाही वही है जो ऑर्डर मानता है। फिर भी सर्गे वहीं रहता है। वो सुन लेता है कि कुछ सैनिक कनेक्शन ठीक करने जा रहे हैं क्योंकि तार टूट गया है। सर्गे खुद रेंगते हुए वहां पहुंचता है। गोलियों की बारिश के बीच उसे एक घायल सैनिक मिलता है जो कहता है, तार जोड़ना होगा। सर्गे उसी के बताए तरीके से दोनों तारों को जोड़ देता है और उसी पल कमांडर रेडियो से रीइंफोर्समेंट मंगवा पाता है। यानी उस छोटे बच्चे ने सैकड़ों जिंदगियां बचा ली। जंग के बाद सर्गे के दिमाग में एक नया मिशन आता है, अपने पापा कुज़नेत्सोव और काटिया को मिलाना। वो काटिया के पास भागता है और कहता है, कमांडर बीमार हैं। घबराई काटिया तुरंत उसके कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि कमांडर टेबल पर लेटे हुए हैं। वो घबरा जाती है और उन्हें उठाती है, लेकिन कमांडर कहता है, क्या, मैं तो ठीक हूं। काटिया समझ जाती है कि सर्गे ने ड्रामा किया था। कमांडर भी मुस्कुराता है। उसे समझ आ जाता है कि बेटा क्या करने आया था। वो हिम्मत जुटाता है कुछ कहने की, लेकिन काटिया शर्म से लाल होकर भाग जाती है। फिर भी वो मौका नहीं छोड़ता और उसके पीछे चला जाता है। इसी बीच सर्गे पेड़ पर चढ़कर बिनोक्यूलर्स से कैंप देख रहा होता है। वो देखता है कि कुछ रेस्क्यू डॉग्स पहुंचे हैं। वो उनके पास भागता है और कहता है, क्या मैं इन्हें टहलाने ले जा सकता हूं? सब हंसकर हां कह देते हैं। वो एक स्ट्रेचर पर बैठ जाता है। कुत्ते उसे खींचते हैं, लेकिन रास्ते में एक बिल्ली निकलती है और कुत्ते भागने लगते हैं। वो माइनफील्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रीजो तुरंत मोटरसाइकिल पर कूदता है और सर्गे को बचाने दौड़ता है। वक्त रहते वो पहुंच जाता है और सर्गे सलामत रहता है। रीजो राहत की सांस लेता है। वो जानता है कि यह बच्चा अब उनका लकी चार्म बन चुका है। उधर जंगल में कमांडर काटिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। वो सिर्फ इतना कह पाता है, सर्गे तुम्हें बहुत चाहता है, क्या तुम उसकी मां बनोगी? काटिया कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी एक सैनिक दौड़कर आता है और कमांडर को हाई कमांड का एक खत देता है। अगले दिन पूरा दस्ता नई जगह जाने की तैयारी करता है। कुछ घंटे बाद वे एक गांव में रुकते हैं। खाना खाते हुए पता चलता है कि घर की छत पर एक जर्मन बम गिरा था, जो नीचे जमीन में धंस गया है पर फटा नहीं है। सब मिलकर गांव वालों की मदद करते हैं और बम निकालते हैं। आगे बढ़ते हुए सर्गे, रीजो और कमांडर एक गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। अचानक गाड़ी माइन पर चढ़ जाती है और धमाके से उड़ जाती है। सर्गे बेहोश सा गिर जाता है और जब होश आता है तो देखता है रीजो मरा पड़ा है। वो हक्का बक्का रह जाता है, आंसू रुकते नहीं। जब सब सैनिक वहां पहुंचते हैं, कमांडर खुद जनरल के पास जाता है और सर्गे से कहता है, अब तुम सैनिकों की ड्रेस चेक करो, सबके यूनिफॉर्म और बूट्स की रिपोर्ट बनाओ। सर्गे पूरी लगन से काम करता है, नाम लिखवाता है और रिपोर्ट जनरल के ऑफिस में जाकर सौंप देता है। रात में सर्गे और उसका पिता जंगल में चलते हैं। बात होती है अवार्ड सेरेमनी की। गार्ड इंसिग्निया, वो मेडल जो उन लोगों को मिलता है जिन्होंने देश बचाने के लिए जान दांव पर लगाई। कमांडर कहता है, तुम्हें भी ये मेडल मिलेगा। सर्गे के चेहरे पर गर्व और खुशी दोनों झलकती है, लेकिन तभी एक बम गिरता है। कमांडर उसके मलबे में दब जाता है। सर्गे पूरी ताकत लगाता है उसे बाहर निकालने की, लेकिन उसका छोटा सा शरीर इतना वजन नहीं उठा पाता। बाद में जब सब मदद के लिए पहुंचते हैं, वो कमांडर को बाहर निकालते हैं
और इलाज करते हैं। कमांडर बुरी तरह घायल होता है पर फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ता। 1 साल बाद यानी 1945 में सर्गे को वर्ल्ड वॉर II का सबसे कम उम्र का सैनिक घोषित किया जाता है। उसे मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है, उस बहादुरी के लिए, उस दिल के लिए जो किसी बड़े से भी बड़ा था। तो दोस्तों, ये थी सोल्जर बॉय की कहानी, एक छोटे से लड़के की जिसने परिवार खोया लेकिन हिम्मत नहीं, जिसने जंग में प्यार ढूंढा और जो बन गया रशिया का सबसे छोटा हीरो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बताओ, क्या तुम ऐसे हीरो को सैनिक कहोगे या फरिश्ता?